मैं हूं मार्को और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक ऐसी कहानी जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। नीचे के फ्लोर से आती हुई लड़कियों की हंसी की आवाज पंत को परेशान कर रही थी। कमरे का दरवाजा बंद होने के बावजूद वह आवाज उन तक पहुंच रही थी और उन्हें पढ़ने में दिक्कत हो रही थी। उन्होंने झुंझलाकर चक की आवाज निकाली और दरवाजे की तरफ देखा, लेकिन तुरंत ही उनका चेहरा शांत हो गया। शायद ललिता की कोई सहेली आई थी। लड़कियों का हंसना बोलना उनकी उम्र के लिहाज से बिल्कुल सामान्य था। पंत को पता था कि ललिता साल में बस एक बार हफ्ते भर के लिए उनके पास रहने आती है। ललिता पंत के साथ रहने में थोड़ी झिझकती थी। उसकी नजर में उनकी बातें बोरिंग और अजीब लगती थीं। अगर वह उनसे बात भी करती तो बस 10-15 मिनट में ही ऊब जाती और उबासी लेने लगती। अब अगर बेचारी थोड़ी रिलैक्स महसूस कर रही है तो उस पर गुस्सा क्यों करे। 5-6 दिन की ही तो बात है। वह बाद में अपने घर चली जाएगी, फिर सब पहले जैसा हो जाएगा और उनके इकलौते नौकर कोगा के अलावा कोई उन्हें डिस्टर्ब नहीं करेगा, न पढ़ाई में न उनकी साधना में। एक लंबी सांस लेकर पंत ने फिर से किताब खोली और उसे पढ़ने लगे। ललिता पंत की दूर की भतीजी लगती थी। शादी के कुछ दिनों बाद ही उसकी मां की मौत हो गई थी और मायके वालों में बस एक पंत ही बचे थे। ललिता का दूसरा करीबी कोई नहीं था, इसलिए पिछले 10-15 सालों से साल में एक बार ललिता अपने मायके यानी पंत के घर कुछ दिन रहने आया करती थी। एक बार ललिता अपने 1 साल के बेटे को अपने साथ लेकर आई थी और वह 10 दिन पंत के लिए बेहद मुश्किल भरे थे। उसके बाद एक अनकहे समझौते के तहत ललिता अपने बच्चों को घर पर ही छोड़कर आती थी। हालांकि पंत उसके मामा थे, लेकिन वह उन्हें पंत कहकर ही बुलाती थी। उसने जब पंत को देखा था तब से लेकर अब तक उनमें और उनके नौकर कोगा में कोई फर्क नहीं देखा था। ललिता का अंदाजा था कि पंत की उम्र 50 के आसपास होगी, जबकि उनकी उम्र लगभग 20 साल कम निकली। ललिता जब भी पंत के घर आया करती थी तो वह तरह तरह के स्वादिष्ट पकवान बनाकर पंत को खिलाया करती थी और वह उन्हें हंसते हुए कहती थी, 4 दिन तो मीठा पकवान खा लो, बाकी दिन तो वही कोगा का उबला चावल और उसकी सूखी रोटी ही खानी है। पंत और कोगा इस बात पर कुछ नहीं कहते थे, बस वह हंसते हुए ललिता की बात मान लेते थे। पंत दिखने में साधारण थे। दुबला पतला शरीर, मध्यम कद, बिना कॉलर का कुर्ता, पतली धोती और स्लेटी भूरा जैकेट, घने लेकिन सफेद हो चुके बाल, मोटे शीशों वाला चश्मा, कंधे पर किताबों और कागजों से भरी थैली और हाथ में एक खूबसूरत नक्काशीदार काली छड़ी। और कोगा दिखने में उनसे भी ज्यादा कमजोर, काले रंग का धूप और बारिश से झुलसा हुआ शरीर, खुरदुरे सफेद बाल, चेहरे पर महीन झुर्रियों का जाल, सूनी आंखें और हमेशा खाकी कपड़ों में रहता था। कोगा कब से पंत के साथ था, कहां से आया था, इस बात का किसी को पता नहीं था और अगर कोई पूछता भी तो उसे हर बार कोई अलग जवाब दिया जाता था। पंत लोगों की गैर जरूरी जिज्ञासाओं को बिल्कुल तवज्जो नहीं देते थे। असल में पंत जब हिमालय के पास कुछ दुर्लभ जड़ी बूटियों की खोज में गए थे तभी उनकी मुलाकात कोगा की जनजाति से हुई थी। पंत ने थोड़ी बहुत अपनी शक्ति का इस्तेमाल करके कोगा की जान बचाई थी और तब से कोगा उनके साथ था। वह उनके साथ चला आया था और अब उन्हीं के साथ रह रहा था। कोगा ने सारी रसोई और घरेलू तौर तरीके सीख लिए थे, लेकिन उसकी जुबान मराठी शब्दों में लड़खड़ाती थी। उसके उच्चारण स्पष्ट और बोभले से होते थे। उसकी उम्र भी सभी के लिए एक रहस्य ही थी। नीचे अब भी ललिता और उसकी दोस्त का हंसी मजाक चल रहा था। पंत गुस्से में नहीं थे, लेकिन उनके लिए अब आगे पढ़ना मुश्किल हो रहा था। उन्होंने किताब बंद की, अलमारी में सही से रखी और दरवाजे के पास की घंटी बजाई। ये घंटी पूरे घर में, नीचे की रसोई, पीछे का गलियारा और ऊपर की लाइब्रेरी में बज उठी। 2 मिनट में कोगा ऊपर आ गया। ऊपर आकर कोगा ने कहा, नायक। पंत ने कोगा को न जाने कितनी बार टोका होगा, लेकिन वह उन्हें नायक ही कहकर पुकारता था। तब पंत ने कहा, मैं बाहर जा रहा हूं। पंत ने अपना थैला कंधे पर टांगा और घर से बाहर निकल गए। पीछे से कोगा ने दरवाजा बंद कर कुंडी चढ़ा दी। नीचे आते ही ललिता और उसकी दोस्त चुप हो गईं। ललिता अपनी जगह से उठते हुए बोली, पंत, यह अंजू है, मेरी बचपन की दोस्त। उसका ससुराल भी यहीं पास के गांव में है। पंत ने अंजू को औपचारिक नमस्कार किया। एक नजर में ही उन्होंने उसके स्वभाव को भांप लिया था, लेकिन अंजू बड़ी हैरत से आंखें फाड़कर पंत को घूरे जा रही थी और यह देखकर
पंत को कोई हैरानी नहीं हुई, क्योंकि वह जानते थे कि लोग उन्हें ऐसे ही देखते हैं। असल में लोग उन्हें दो तरह से देखते हैं, एक डर और रहस्य भरी नजरों से और दूसरा तिरस्कार और हंसी की नजर से। लेकिन उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि वह अच्छी तरह से जानते थे कि लोग उन्हें ऐसा क्यों देखते हैं, क्योंकि पंत एक तांत्रिक थे। यह तांत्रिक शब्द शायद बहुत व्यापक हो, गूढ़ शक्तियों का साधक कहना ज्यादा सटीक रहेगा। और उस साधना में हमेशा खतरा होता है, कम से कम असामान्यता तो जरूर होती है। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो ज्ञान की सीमाओं को पार करने के लिए रिस्क उठाते हैं, और पंत उन्हीं में से एक थे। उनकी यही साधना और विचित्रता उनके बारे में ढेरों अफवाहों को जन्म देती थी, और शायद अंजू ने भी उनके बारे में कोई ऐसी ही कहानी सुनी होगी, तभी वह उन्हें ऐसे घूरे जा रही थी। पंत को यह बात साफ समझ आ गई थी। 2-2.5 घंटे बाद जब पंत वापस लौटे तो अंजू जा चुकी थी। लेकिन जब ललिता और पंत साथ खाने में बैठे तो उसने अंजू की बात फिर से छेड़ दी। टेबल पर खाना लगाकर कोगा अंदर चला गया, और तब ललिता बोली, पंत, आज वो अंजू आई थी ना, उसे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। पंत ने रुकते हुए कहा, अभी कुछ देर पहले तो मिली थी, और क्या बात करनी है उसे? ललिता ने थोड़ा मुस्कुराकर कहा, नहीं, मतलब वो आपसे अकेले में कुछ बात करना चाहती है। पंत ने अपनी शांत नजर से ललिता को देखा। ललिता ने थोड़ा हिचकिचाकर आगे कहा, वो जो घर आई तो बिल्कुल दबे पांव आई थी, और आते ही कहने लगी कि उसने आपके बारे में गांव में बहुत कुछ सुना है। पंत ने हाथ उठाते हुए कहा, मेरे बारे में गांव में क्या क्या बोला जाता है मुझे सब पता है, तो आप एक बार उससे मिल लीजिए ना, सिर्फ 5-10 मिनट मेरे लिए प्लीज। तुम जानती हो मैं ऐसे ही किसी से नहीं मिलता, लेकिन मैंने उसे हाँ कहा है, तुम ऐसा नहीं मानोगी। ठीक है, उसे कल सुबह बुला लो, पर ज्यादा टाइम नहीं, बस 15 मिनट। 15। अगले दिन सुबह 9:30 बजे अंजलि घर आ गई और ललिता उसे सीधे ऊपर ले गई। पंत ने ललिता को नीचे जाने के लिए कहा और ललिता नीचे चली गई। अंजू कुछ देर दरवाजे के पास ही खड़ी रही, फिर पंत ने दिखाई कुर्सी पर बैठ गई। उसे इस बात की जरा भी परवाह नहीं थी कि वह किसी अनजान और बिजी आदमी का वक्त ले रही है। अंजू ललिता से थोड़ी बड़ी थी, कोई 35 की रही होगी। बाल घुंघराले लेकिन कृत्रिम लग रहे थे। चेहरा गोरा और मेकअप की वजह से चेहरे पर थोड़ी चमक थी। आंखें बड़ी थीं लेकिन चंचल थीं। उसके हाथ पांव की हलचल उसके मन की बेचैनी का सबूत दे रही थी। अब उसकी नजर कमरे भर में इधर उधर घूम रही थी। हर जगह अलमारी और स्टैंड पर बस किताबें ही किताबें थीं। तब पंत सोचने लगे, गांव में उसने जो कुछ भी सुना होगा और उसी के चक्कर में यह अंजू यहां कोई नौटंकी देखने के इरादे से आई होगी। बस ललिता की फ्रेंड होने के नाते मैंने अपने गुस्से पर कंट्रोल किया है। पंत ने पूछा, चाय लोगी? अगर आपको कोई दिक्कत ना हो तो। पंत ने घंटी का बटन दबाया। तुम मुझे पंत कह सकती हो, वही मेरा नाम है। सॉरी पंत जी, मुझे मालूम है आप बहुत बिजी होते हो, लेकिन आपके बारे में यहां इतना कुछ सुना था कि मुझे लगा सब मजाक है या ये लोग आपकी बदनामी करने के लिए ऐसा कह रहे थे। पर अचानक ललिता से मुलाकात हुई। वो मुझे रास्ते में ही मिली थी और तब पता चला कि आप उसके मामा हो। वो आपके यहाँ ठहरी है तो मैं अपने आप को यहाँ आने से रोक नहीं पाई। इतने में कोगा ट्रे में 2 कप चाय और एक शुगर डिश लेकर ऊपर आया और चुपचाप ट्रे टेबल पर रखकर बाहर चला गया। चाय में शक्कर नहीं डाली गई है, अपनी मर्जी से जितनी लेनी हो डाल लेना, पंत ने धीमी आवाज में कहा। अंजू थोड़ी नर्वस हो गई थी और पंत यही चाहते थे। ठीक है, अब बताओ तुम मुझसे मिलना क्यों चाहती थी? अगर मैं सीधी बात कहूं तो आप नाराज तो नहीं होंगे ना? मेरी नाराजगी इतनी सस्ती नहीं है, बोलो। आप वो जादू टोना, मारण करने, पिशाच साधना वगैरह करते हो, ऐसा कुछ सुना है मैंने। इसमें कितनी सच्चाई है? मुझे इन सेंसेशनल नामों से ऐतराज है, लेकिन जैसे तुमने खुलकर पूछा है, मैं भी साफ साफ बताता हूं। रोजमर्रा के अनुभव से बाहर की कुछ ताकतों की साधना मैं करता हूं। अंजू तब हंसते हुए बोली, पंत जी, आपने मेरे सवाल का बहुत ही गोलमोल जवाब दे दिया। पंत मन में ही बोल उठे, यह जितनी दिखती है उससे कहीं ज्यादा शातिर है। वो उठे और फिर से बोले, अंजू मेरे साथ चलो। वो कमरे के बाहर आए। एक सीढ़ी ऊपर जा रही थी, थोड़ी संकरी और अंधेरी, क्योंकि वहां की सीढ़ियां घुमावदार थीं और ऊपर का दरवाजा बंद था।
पंत ऊपर पहुंचे, दरवाजा खोला और अंजू के ऊपर आने तक उन्होंने लाइट चालू कर दी। अंजू जब ऊपर आई तब वह दरवाजे पर ही ठिठक गई थी। नीचे के सारे कमरों के ऊपर एक बड़ा हॉलनुमा कमरा था, लगभग 30x30 का। फर्श लकड़ी के पॉलिश किए हुए पट्टों से बना था। हर 8-10 फीट पर लकड़ी के स्तंभ खड़े थे और उन पर जानवरों के मुखौटे लगे थे। शेर, बाघ, गैंडा, सुअर और भी कुछ विकृत और डरावने चेहरों वाले थे। और वहां का भ्रम इतना तीव्र था कि लगा कि अभी इन जबड़ों से कुछ फुफकारता या फिर गुर्राता हुआ बाहर निकलेगा। उसे वहां खड़ा देख पंत बोले, अंदर आओ। अंजू डरी सहमी सी अंदर आ गई। ये कोई साधारण मुखौटे नहीं है। तुम्हें संध्या आदि का पता है। असली गायत्री जप में 24 मुद्राएं होती हैं, जिनमें जानवरों जैसे स्वर होते हैं। इसमें हर जानवर जैसी ध्वनि यानी आवाज निकालनी पड़ती है। जब इन मुखौटों को पहना जाता है तब जप और भी असरदार होता है। अंजू ने जब उन्हें पास से देखा तब उसे पता चला कि यह कोई नकली मुखौटे नहीं है, और तब अनजान डर की लहर उसके पूरे शरीर में दौड़ गई और उसके मन में एक शंका आ गई कि जो वह करना चाहती है, क्या वह सही में समझदारी की बात थी। कमरे के एक कोने में 2-3 आरामदेह कुर्सियां थीं। पंत एक में बैठे और अंजू को भी एक कुर्सी पर बैठने का इशारा किया। वो बैठ गई, पर खुद को थोड़ा संभालते हुए। कमरे में बस वही स्तंभ और एक कांच की अलमारी थी जिसमें पीले पुराने पन्नों वाली किताबें रखी थीं। कुछ बोलने की कोशिश में अंजू ने कहा, पंत जी, बस इतनी सी किताबें? मुझे तो लगा था कि आपके पास साधना की हजारों किताबें होंगी। सही रास्ता दिखाने को बस एक ही किताब काफी होती है। पंत ने थोड़ा रहस्यमय अंदाज में कहा, और वैसे भी यह कोई पढ़ने का या पढ़कर सीखने का विषय नहीं है। इसे करके ही सीखा जाता है, जैसे तैराकी। चाहे कितनी भी किताबें पढ़ लो, जब तक पानी में नहीं उतरो तैरना नहीं आता। तो मतलब इन सब किताबों का कोई मतलब नहीं है? मैंने कहा ना, बहुत से रास्ते होते हैं। कौन सा चुनना है यह हर किसी को खुद तय करना होता है, और ऐसा जरूरी नहीं कि हर किताब में जो लिखा है वह सही हो। कुछ किताबें बस बेवकूफ बनाती हैं और कुछ तो गलत राह पर ले जाती हैं। फिर पीछे आराम से टेकते हुए पंत बोले, अब बताओ तुम यहां क्यों आए हो? अंजू चौंक कर सीधी बैठ गई। उन्होंने फिर कहा, ललिता से कल की मुलाकात और आज तुम्हारी मुझसे मुलाकात कोई संयोग नहीं है। तुम जानबूझकर उससे मिली थी और अब मुझसे। तुम्हारे मन में जरूर कुछ चल रहा है। अंजू ने थोड़ा हिचकिचाकर कहा, मैं आपसे मदद मांगना चाहती थी। मेरे साथ बहुत ज्यादती हुई है। पंत ने अपना हाथ उठाया। माफ करना, पर मैं इन मामलों में नहीं पड़ता। तो फिर आपकी साधना का क्या उपयोग? हर चीज का कोई उपयोग हो, यह जरूरी नहीं। अगर इसे समझना है तो मैं समंदर किनारे बैठा एक लाइफ गार्ड हूं। अगर कोई डूब रहा हो तो मैं उसे बस बचाता हूं, लेकिन पानी में फेंके सिक्कों के पीछे कूदने वाले गोताखोरों में से मैं नहीं हूं। और अब तुम्हारा वक्त खत्म हुआ। चलो नीचे चलते हैं। पंत ने उसे बोलने का कोई मौका ही नहीं दिया और उसके बाद वह कहीं बाहर चले गए। उसके बाद ललिता भी अपने घर चली गई। 2-3 दिन बाद पंत को वह बात याद आ गई, सिर्फ उनकी व्यवस्थित दिनचर्या की वजह से। किसी संदर्भ में कुछ देखने के लिए उन्होंने किताबों की अलमारी खोली। ऊपर के खाने में एक किताब की जगह खाली थी। उन्होंने आज तक ऐसा कभी नहीं किया था। वो हर चीज को अपनी जगह पर रखते थे। नीचे की दराज से एक कॉपी निकालकर उन्होंने देखा कि कौन सी किताब अपनी जगह से गायब है, और तुरंत उन्होंने कोगा को बुलाने के लिए घंटी बजाई। जैसे ही वो कमरे में आया, उन्होंने पूछा, कोगा, यहां की किताब तूने ली है या हटाई है? मैं किताब को हाथ नहीं लगाता नायक। इस कमरे में कोई आया था? छोटी मैडम आई थीं, और हां, अकेली नहीं थीं, उनके साथ वो भी थीं। तूने एक बार चाय दी थी, वही है ना? हां नायक। वो कितनी देर थी कमरे में? नहीं पता, मैंने सिर्फ उन्हें चाय दी और फिर नीचे चला गया। ठीक है, तू जा। उसके जाते ही पंत ने दीवार की तरफ देखा। वैद्य द्वादशी अमावस्या, उसे आने में 3 दिन बाकी थे, लेकिन उन्हें अंजू के बारे में कुछ भी पता नहीं था। अगर अमावस्या से पहले वो उन्हें नहीं मिली तो फिर क्या? वह इसकी कल्पना भी नहीं करना चाहते थे। उन्होंने फौरन पोस्ट ऑफिस जाकर अपनी भांजी को यानी ललिता को एक तार भेजा। जवाब के लिए पैसे भरकर उन्होंने उससे अंजू का यानी उसके दोस्त का पता तार में बताने के लिए कहा। तार में विस्तार से कुछ लिखा नहीं जा सकता था, लेकिन उन्होंने तुरंत बाद ललिता को एक चिट्ठी भी डाली थी
जिसमें उन्होंने लिखा था कि उसकी दोस्त की जान को खतरा है और वह खुद न आकर उसे सिर्फ बार बार अंजू का पता भेजने की गुजारिश की थी। दूसरा दिन इंतजार में निकल गया, कोई जवाब नहीं आया। तीसरे दिन जैसे जैसे शाम हुई, पंत की बेचैनी अब बढ़ने लगी थी। उन्हें अब लगने लगा था कि उस मूर्ख औरत को ऊपर के कमरे में ले जाना उनकी सबसे बड़ी गलती थी। तीसरे दिन भी कोई जवाब नहीं आया। शाम होते होते पंत का धैर्य अब जवाब देने लगा था। ललिता के किसी भी दोस्त का नाम या पता उन्हें मालूम ही नहीं था। उन्होंने खुद को जानबूझकर इन सब से अलग रखा था और अब उन्हें इस बात का पछतावा होने लगा था। लेकिन अब क्या फायदा? रात भर उन्हें नींद नहीं आई और उसकी अगली सुबह ललिता का तार आया। पंत का भेजा तार उसे मिला ही नहीं था, लेकिन चिट्ठी मिलते ही उसने जवाबी तार भेज दिया था। तार मिलते ही तुरंत कपड़े बदलकर पंत उस पते की तलाश में निकल पड़े। अमावस्या का समय शुरू हो चुका था। उन्हें उम्मीद थी कि अभी भी ज्यादा देर नहीं हुई होगी, लेकिन जब वह पते पर पहुंचे तो साफ था कि उनकी उम्मीदें गलत थीं। घर के बाहर भीड़ जमा थी। आंगन में भी लोग थे जो गर्दन उठाकर एड़ियां ऊंची कर अंदर झांकने की कोशिश कर रहे थे और आपस में खुसुर फुसुर कर रहे थे। उनका वह कुतूहल देख पंत को बहुत अजीब लगा। पंत को आते देख लोगों में फिर से खुसुर फुसुर शुरू हो गई और बात फैलते ही लोगों ने अपने आप उन्हें रास्ता दे दिया। और तब पंत ने सोचा कि कभी कभी बदनामी काम आसान कर देती है। उन्हें इन सब बातों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वो आंगन में आए तो देखा कि वो एक छोटा सा लेकिन एक मंजिला घर था। भीड़ को हटाते हुए पंत सीढ़ियां चढ़कर अंदर चले गए। हॉल में भी दरवाजे पर कुछ लोग खड़े थे जो झुककर अंदर झांक रहे थे। पंत ने भी अंदर झांक कर देखा। उस कमरे से जोर जोर से रोने की आवाज आ रही थी, जो शायद अंजू की थी। इसका मतलब वो अभी जिंदा थी, यानी अभी देर नहीं हुई थी। थोड़ी राहत की सांस लेते हुए पंत अंदर बढ़े। कमरे के दरवाजे पर खड़े होकर उन्होंने अंदर झांका। कमरा अच्छी हालत में था, लेकिन इस वक्त सब अस्त व्यस्त था। खिड़की के पास एक बड़े से कॉट पर अंजू एक कोने में सिकुड़ कर बैठी थी और वह जोर जोर से रो रही थी। उसके पास एक बुजुर्ग औरत बैठी हुई थी, शायद उसकी मां, जो उसके सिर और पीठ पर हाथ फेरकर उसे चुप कराने की कोशिश कर रही थी। बगल में 3-4 लोग और खड़े थे, शायद पड़ोसी होंगे, जो असहाय नजरों से सब देख रहे थे और यह साफ था कि किसी को भी असल बात की जानकारी ही नहीं थी और इसलिए कोई मदद भी नहीं कर पा रहा था। पंत ने गला साफ किया और सब लोग चौंक कर उनकी तरफ देखने लगे। ठीक है, अब भीड़ कम कीजिए, पंत ने सख्त लहजे में कहा। यह अंजू मुझे पहचानती है और फिलहाल इसकी मदद सिर्फ मैं कर सकता हूं। तो आप सब लोग बाहर चले जाइए और बाहर आंगन में और सड़क पर जो लोग जमा हैं उन्हें भी कहिए कि यहां कोई तमाशा नहीं हो रहा। वो लोग सभ्य थे, इसलिए धीरे धीरे बाहर निकल गए। थोड़ी देर तक बाहर हल्की सी फुसफुसाहट होती रही, लेकिन फिर सब शांत हो गया, क्योंकि पंत से सब लोग डरते थे। अंजू को इस बात का पता ही नहीं था कि वह घर आ गए थे। वह बस घुटनों में सिर झुकाए और रोती जा रही थी। पंत धीरे धीरे उसके पास चले गए और उसके कान के पास जाकर बोले, अंजू। उसका कोई जवाब नहीं आया। उन्होंने दोबारा कहा, अंजू, संभालो खुद को। उसने झट से अपना सिर ऊपर उठाया, जैसे किसी ने उसे थप्पड़ मारा हो। उसके चेहरे पर डर ऐसा था कि वह पागल जैसी लग रही थी। चेहरे का रंग उड़ चुका था, आंखें बड़ी बड़ी हो गई थीं। अंजू, मैं आ गया हूं, अब खुद को संभालो, पंत ने फिर वही कहा। लेकिन मैंने तो सिर्फ, अब इस बारे में एक शब्द भी नहीं। पहले रोना बंद करो, खुद को शांत करो, मुंह हाथ धोकर आओ, फिर बात करते हैं, जाओ। अंजू की सिसकियां अब कम हो गई थीं। साड़ी का पल्लू ठीक करते हुए वो कॉट से नीचे उतरी और अंदर कहीं चली गई। जैसे ही वह बाहर आई, पंत उस दूसरी महिला की तरफ मुड़े और जल्दी से धीमी आवाज में बोले, आप कौन हैं? अंजू की मां। हां। वो महिला घबराई हुई थी। आज क्या हुआ? कब हुआ? जल्दी से और थोड़े में बताइए। रोज की तरह आज भी अंजू उठी नहीं थी, तो मैं उसे आवाज देने वाली थी कि तभी उसके कमरे से मुझे चीख पुकार सुनाई दी। दरवाजा अंदर से बंद था, तो मैंने चिल्लाकर पड़ोसियों को बुला लिया। उन्होंने दरवाजा तोड़ दिया और वो उसी तरह कॉट पर बैठे हुए थे और रो रहे थे। हमने समझाने की कोशिश की, पर वो बस रोए जा रहे थे। हमने न जाने कितनी बार पूछा, लेकिन उसने हमें कुछ भी बताया नहीं।
कितने बजे हुआ था यह सब? शायद 8 बजे के आसपास। अब करीबन 1 घंटा बीत गया है। पंत का शक सही निकला। अमावस्या ठीक 8 बजे शुरू हुई थी। उसके बाद 1 मिनट में ही अंजू वापस आ गई। उसने अपने बाल ठीक किए थे, चेहरा साफ कर लिया था, बालों को अच्छे से सुलझाया था। वो कुछ बोलने ही वाली थी कि पंत ने कहा, अंजू, क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा है? हाँ। तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं? हाँ। तो अपनी मां से कहो कि अब तुम मेरे साथ आ रही हो और कल सुबह 9 बजे तक तुम मेरे पास ही रहोगी। बीच में ही अंजू की मां बोल पड़ी, लेकिन तभी अंजू ने मां की बात को तोड़ते हुए कहा, मां, मैं इन्हें जानती हूं। यह पंत है, ललिता की, मेरे दोस्त की मामा। इन्हें सब पता है। मैं इनके साथ जा रही हूं। अंजू की मां ने थोड़ी देर बहस की, लेकिन अंजू ने अपना फैसला कर लिया था। पंत अंजू की मां की तरफ मुड़े और उन्हें बोला, अगर आप उसका बैग भरकर ले आओगे तो अच्छा होगा। कोई एक साड़ी, स्वेटर या मफलर रख लेना। जैसे ही मां कमरे से बाहर गईं, पंत एकदम अंजू की तरफ मुड़े और गंभीर आवाज में कहा, वो किताब कहां है? अभी के अभी उसे लाकर दो। अंजू झटपट से दीवार में बने एक अलमारी की तरफ चली गई। अलमारी खोलकर उसने अंदर से एक किताब निकाली और उनके हाथ में थमा दी। किताब को उसके सामने पकड़ते हुए पंत बोले, कौन सा आकार, कौन सी आकृति का इस्तेमाल किया था? जल्दी बताओ। जैसे ही वो किताब के पन्ने पलटने लगे, अंजू के हाथ कांपने लगे। आखिर उसने एक पन्ना खोलकर उनके सामने रख दिया। एक चमचमाती लाल रेखाओं से बनी आकृति। शायद प्रिंटिंग की कोई तकनीक थी या उस आकृति की कोई खासियत थी, लेकिन वो आकृति कुछ ऐसे लग रही थी जैसे पन्ने से ऊपर तैर रही हो। उसकी रेखाओं का डिजाइन बहुत ही भटकाने वाला था, जैसे किसी आदिमानव की बहुत पुरानी इच्छा या लालसा को बुलावा दे रही हो। उसे देखते ही मन करता था कि अपनी नजरें हटा लें, लेकिन उससे आंखें हटाए नहीं हटती थीं। लगता था जैसे उस चित्र की रेखाएं हिल रही हों, आपस में मरोड़ रही हों और धीरे धीरे पिघल रही हों। और साथ ही साथ ऐसा भ्रम हो रहा था कि आंखों के कोनों में जैसे कोई आकृति घूम रही हो। अंजू जब देख रही थी, तब पंत ने झटके से किताब को बंद कर दिया। यह आकृति कहां बनाई थी तूने? उन्होंने किताब बंद कर अंजू से पूछा। अंजू ने नीचे जमीन की तरफ इशारा करते हुए कहा, यहीं पर। फिर किससे पूछा था? कपड़े से। मूर्ख, जा नमक और उड़द दाल लेकर आ और थाली भी ला। अंजू उनकी बातें सुनकर अंदर चली गई। वहां शायद उसकी और उसकी मां की कुछ कहासुनी हुई, पर वह जल्द ही वापस आई। थाली और वो सामान पंत को थमाया और वह फिर से अंदर चली गई। पंत ने एक हाथ में उड़द दाल और दूसरे में नमक ले लिया और वहां जो कुछ करना जरूरी था वह सब किया। और उसी पल कमरे में एक अजीब सी बदबू फैल गई। अब पंत और अंजू उनके घर के तीसरी मंजिल के उस अजीब बड़े कमरे में एक दूसरे के पास कुर्सियों पर बैठे थे। जैसे ही अंजू वहां आई थी, उसने कहा था, पंत, मैं सुबह जैसे उठी हूं वैसे ही यहां आई हूं। एक कप चाय तक नहीं पी। अंजू, खाना पीना सब भूल जा। तुझे अंदाजा तक नहीं कि तूने किस मुसीबत को मोल लिया है, और फिर तूने एक बार उसे देखा भी है ना? अंजू वो याद कर डर के मारे कांपने लगी। अब बता, तू इस बेकार चक्कर में पड़ी ही क्यों? अंजू अब थोड़ा मुस्मुसाने लगी। आपने कभी किसी से प्यार नहीं किया है। आप पूरी जिंदगी ब्रह्मचारी रहे हो, तो आपको औरत का दिल और उसके जज्बात क्या ही समझ आएंगे। अंजू थोड़ा गुस्से में बोली, किसी से मोहब्बत हो जाए और वह धोखा दे दे, कौन बर्दाश्त कर पाएगा? यह बदला लेने के लिए तुमने यह किताब ली थी? हाँ, मैंने ललिता को सिर्फ इस्तेमाल किया है। उसे तो पता भी नहीं कि मैंने क्या किया है। वो तो बहुत सीधी सादी लड़की है, उसे नहीं पता कि मेरे मन में क्या चल रहा था। मैंने उसे झूठ बोला कि आपने मुझे इन किताबों को पढ़ने की इजाजत दी है, और फिर एक किताब पलटते पलटते मुझे यह पन्ना मिला। और मूर्ख, तुम बहुत बड़ी मूर्ख हो। चींटी मारने के लिए हाथ में अंगार उठा लिया है तुमने। लेकिन किताब में तो साफ लिखा है कि वो मदद करते हैं। लिखा है कि वो मदद करते हैं, लेकिन मुफ्त में नहीं। वह कोई संत महात्मा नहीं है जो बिना कुछ मांगे तुम्हारी मदद कर दे। वो अपना दाम जरूर वसूल करते हैं, और वही दाम वह आज तुझसे लेने आया था। पर मैंने तो ये आकृति पिछले हफ्ते बनाई थी, सब मंत्र भी पढ़े थे। तब तो कुछ नहीं हुआ था, मूर्ख औरत। आज अमावस्या है, कैसी लगी आज की यह दिल दहला देने वाली कहानी? मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए, और ऐसे ही और दिलचस्प कहानियों के लिए
मार्को चैनल को सब्सक्राइब करें।